आज हेडिंग लो अभिक्रिया की कोटि। पहले अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, यानी सारी कोटि के बारे में देखेंगे कौन कौन सी कोटि है, फिर एक कोटि को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले डालो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग डालो अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि लिखो, पहले अभिक्रिया की कोटि। देखो, किसी वेग व्यंजक, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को, अभिकारकों की किसी वेग व्यंजक, किसी अभिक्रिया में वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया में वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कल हमारा एक व्यंजक हमने लिखा था, कल एक वेग व्यंजक हमने लिखा था खुशबू बाबू, क्या लिखा था हमने वेग व्यंजक? हमने लिखा था कि r बराबर k और a की पावर क्या थी हमारी x डॉट b की पावर क्या थी हमारी y। देखो अभिक्रिया की कोटि से क्या मतलब है, देखो क्या लिखा, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, अभिक्रिया का एक वेग व्यंजक कल निकल कर आया था ना, आया था, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें, देखो ये अभिकारक है ना, है जो इनकी घातें हैं, घातें का मतलब देखो x और y के योगफल को क्या कहेंगे हम, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी अगर पूछा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो जो इनकी घातों की होगा क्या, अभिक्रिया की कोटि। देखो कैसे सबने लिख लिया, हमारी कोई कल हमने एक वेग व्यंजक स्थापित करा था, निकला था हमारा वेग व्यंजक r बराबर k और a की पावर x और b की पावर क्या था हमारा y था ना था। अब जो भी इनकी यहाँ, अब तो ये x y है, आगे चलेगा जब हम इनकी यानी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें कोई यहाँ कोई एक संख्या मिलेगी, यहाँ दो संख्या मिलेगी, उनके योगफल को क्या कहेंगे हम, अभिक्रिया की कोटि। जो x को और प्लस y को जोड़कर जो हमें मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आगे समझ में, देखो किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक, मैंने बताओ ये वेग व्यंजक का फॉर्मूला है ना, है कल हमने निकाला था ना, वेग व्यंजक का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था इसमें, वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग स्थिरांक, हमने 3-4 बात बताई थी। अब मैंने क्या लिखा, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग स्थिरांक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें, तो बताओ ये अभिकारक है ना, है अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें। देखो जो ऊपर लगा रहा है ना, एक चीज देखो, जो किसने मैथ पढ़ा वो समझ जाएगा। जैसे मैं कह लिखूँ 5 की घात 2, तो जो ये क्या है, ये हमारा क्या लिखा रहा है, ये घात। अब मैं इसे ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि 5 की घात 2, अब क्या है हमारी ये घात पड़ जाएगी। तो यहाँ भी कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं, ये अभिकारक है ना, है इनकी सांद्रताओं की घातों का, ये जो घात है योगफल कहलाते हैं, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। योगफल क्या कहलाता है, अभिक्रिया की क्या कहलाता है, हमारी कोटि कहलाता है। आगे समझ में, अगर कभी तुमसे पूछे है कि अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी तो बता दो, इस तरह से उदाहरण दे दो कि जो x + y है वे क्या हमारे अभिक्रिया की क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल क्या कहलाता है, हमारा अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब भैया हम ये भी जाने कि अभिक्रिया हमारी जो कोटि रह में कई प्रकार की रह में, तो लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे, इसे मैं मिटो दूं,
इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ से लेकर तक मिटा रहा हूँ इसे। देखो मेरे साथ साथ लिखते रहो सभी के सभी, नहीं अभी ऐसे लिख लो। यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो तो, इसे लिख लो बस नोट करके, यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया की कोटि 1 हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया की कोटि 2 है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और भैया यदि हमारी अभिक्रिया की कोटि 3 है तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो। अब भैया हमारे सिलेबस में बस ये है, एक तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और एक शून्य की और प्रथम की है, बस हम इन दो के अध्ययन करेंगे। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं का योगफल क्या कहलाता है? हमारा अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यदि अभिक्रिया की कोटि 0 है तो उसे क्या कहेंगे हम? भाई तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, अगर किसी अभिक्रिया की कोटि 0 है तो उसे क्या बोलेंगे हम? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। किसी अभिक्रिया की कोटि 1 है तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे? प्रथम कोटि की। किसी की 2 है द्वितीय, और किसी की 3 है तो उसे क्या बोलेंगे? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे जो हमारे अभिक्रिया की कोटि से संबंधित इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जो अभिक्रिया की कोटि है ना, वो एक प्रायोगिक मान रहा है। प्रायोगिक मान का मतलब है कि उसे हम सिर्फ लैब में जाके ही चेक कर सकते हैं, लैब में जाकर पता कर सकते हैं, उसे हम वैसे नहीं देख सकते। तो इसे लिख लो कोटि, मैं नोट करवा के लिख रहा हूँ, नोट करके लिख लो। 3-4 पॉइंट है, नोट करके, NOT नोट। कोटि 1 कोटि एक प्रायोगिक मान है, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे लिख रहे हो रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती, उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती। यानी अगर हमें किसी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है तो कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? हमें लैब में उसे लेके जाना पड़ेगा। दूसरा नोट, NOT नोट। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखा, कभी तुमसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया की कोटि का मात्रक है, तो क्या है? कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। अभी इससे अगला टॉपिक रहेगा हमारा आणविकता, तो लिख लेना कोटि व आणविकता। कोटि व आणविकता समान भी हो सकती है। कोटि और आणविकता का भैया हमारी समान भी हो सकती है। अगला नोट, NOT नोट। अगला नोट लिखो अब इसमें। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे धीमे पद पर, जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। एक और नोट लिख लो। कोटि
शून्य व ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। लिखो पहले सारे पॉइंट लिखो। हमने लिखा, सबसे पहले पढ़ी हमने अभिक्रिया की कोटि। हमने पढ़ा कि किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के योगफल को क्या कहते हैं हम? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हमने समझा कि अभिक्रिया की कोटि कैसे रहे। अगर यदि अभिक्रिया की कोटि 0 है तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी? शून्य। अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है तो कौन सी कहलाएगी? प्रथम। और अगर 3 है तो कौन सी कहलाएगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि कोटि एक पारयोगिक मान है। पारयोगिक का मान है कि हम खाली लैब में ले जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे हम किसी समीकरण को देखकर अतः किसी रासायनिक समीकरण देखकर उसकी कोटि नहीं बताई जा सकती। तो कोटि एक कैसे मान है? ये बाबू सारे ज्यादातर क्वेश्चन है नहीं बहुविकल्पी में बोला या एक नंबर बोला कि कोटि एक कैसा मान है। तो कोटि एक पारयोगिक मान है। नहीं, इसे कहाँ पता कर सके हम? खाली लैब में जाकर इसका नाप तोल करके पता कर सकते हैं। इसका वैसे पता नहीं कर सकते। अगला लिखा कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। कोई भी कभी पूछने लगा ऐसा आ जाता ना एक नंबर मान जाए कि जैसे अभी पूछ लेगा कि वेग व्यंजक का मात्रक क्या हुआ है या किसी और का मात्रक पूछ ले, तो अगर कोटि का कोई भी मात्रक होता क्या क्या कहना है? कोटि का भी कोई भी मात्रक नहीं होता। अगर जो रखा है कि जैसे ओम प्रति लीटर ऐसा करके दे दे, अंत में सबसे एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, फिर तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो कोटि का क्या है? कोई मात्रक नहीं होता। अगला है कि कोटि में आणविकता समान भी हो सकती है। अभी अगला हमारा टॉपिक क्या है हमारा? जैसे हमारी कोटि खत्म होगी फिर पढ़ेंगे हम आणविकता। तो कोटि और आणविकता क्या हो सकती है हमारी? समान भी हो सकती है, यानी भिन्न तो हुए हैं लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन बन जाए कि वजह में समान भी हो सकती है। अगला टॉपिक है जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। देखो, दो प्रकार की अभिक्रियाएं रहे जो हम पढ़े, एक तो जटिल अभिक्रिया रहे, एक सरल अभिक्रिया रहे। जटिल और सरल अभिक्रिया के बारे में कौन जाने है? देखो, सरल अभिक्रिया वे अभिक्रिया रहे जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जावे, और जटिल अभिक्रिया वे रहे जिनको करने के लिए कितने सारे पदों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं समझाऊंगा। अभी हमारा अगला टॉपिक है तो कोटि शून्य। देखो, हमारी कोटि शून्य भी हो सकती है, कभी कभार कोटि ऋणात्मक भी हो जाएगी। ऋणात्मक मतलब कैसा है? माइनस में हो जाएगी। और कभी कभार कोटि कैसी? भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब है, भिन्न का मतलब क्या रहे? संख्या बटी जैसे 1/2, 3/4, 5/9। ये क्या? ये संख्या कैसी रहे? ये भिन्न वाली संख्या रहे। तो कभी हमारी कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो ये 4-5 नोट थे 1 2 3 4 5। तो कोटि एक प्रायोगिक मान है, इसे हम कहाँ ले जाकर पता कर सकें? लैब में ही ले जाकर पता कर सकते हैं। कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। भैया कोटि और आणविकता क्या होती है हमारी? समान भी हो सकती है। अगला है कि जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। और भैया शून्य कोटि व यानी कोटि शून्य व ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। देखो, जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। अभी हमारा अगला टॉपिकों से पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? इसका सफाया कर दूं। अब डाल लो हेडिंग सरल व जटिल अभिक्रियाएं। हेडिंग डालो सरल व जटिल अभिक्रिया। मैं से मिटो रहा हूँ है। पहले एक ही डाल लो, ऐसे डाल लो। पहले सरल अभिक्रियाएं डाल लो, फिर दोनों को एक साथ या पहले डाल लो सरल अभिक्रिया। सरल इसे बोलने भैया सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया। सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया। भैया इसे पंखा को चला दे, गर्मी लगी थोड़ी सी, 3 पर करके पंखा चला दे। हाँ, सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया लिखो भैया, लिखो। जो अभिक्रिया केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। जो अभिक्रिया केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाए हमारी? जो अभिक्रिया केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। जो अभिक्रिया केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती है, सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके साथ में लिख लेना भैया जटिल अभिक्रिया। नंबर 2 करके लिख, यानी चाहे तो नंबर 2 करके लिखो, कैसी मर्जी। नंबर 2 लिखना जटिल अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे जो अभिक्रिया एक
से ज़्यादा, जो अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती हैं, जो अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती हैं उसे, जो अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में पूर्ण होती है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, एक ही लाइन का है। सरल अभिक्रियाओं की कोटि, सरल अभिक्रियाओं की कोटि तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सरल अभिक्रियाओं की कोटि तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जटिल अभिक्रियाओं की कोटि, परंतु जटिल अभिक्रियाओं की कोटि उस पद पर निर्भर करती हैं जिसका वेग सबसे कम होता है, जिसका वेग सबसे कम होता है। सरल अभिक्रियाओं की कोटि तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जटिल अभिक्रियाओं की कोटि उस पद पर निर्भर करती है जिसका वेग सबसे कम होता है और उस पद को वेग निर्धारक पद कहते हैं, और उस पद को वेग निर्धारक पद कहते हैं। लिख लो पहले से। हमने पढ़ा सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया। देखो, जो अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो जाती है कौन सी अभिक्रिया कहलावे है? सरल या प्रारंभिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे, अरे इसका तो लोग लग गया। जैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, कोई रासायनिक अभिक्रिया तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं तुम्हें एक नॉर्मल उदाहरण देकर समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। देखो इसकी चटकनी अब तो क्या है, अब तो इसके नीचे को ऑफ है, अब कैसी हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। सीरीज वाला बोर्ड है, इसमें उल्टा सिस्टम है। तो यू अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो रही नहीं हो रही, बस एक चटकनी दबाओ अभिक्रिया हो जाएगी, नहीं एक ही पद में पूर्ण हो जाएगी। अब दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण कैसे दूँ, जैसे सपोज करो मैं तुम में से किसी को बना दूँ, काय का मैनेजर बनाऊँ, बैंक का ना, ऐसी चीज़ का बताओ जिसमें, किसका है, बेवकूफ, गूगल का मैनेजर बनाओ ना, बाइनेंस का नहीं। तुम्हें मैनेजर बनाता हूँ मैं, सपोज करो जैसे इसका, ये क्या हमारा है नहीं, इसका मैनेजर है। अब मैनेजर का मतलब है कि वह अगर मैनेजर है तो इसका अलग अलग काम होता होगा। देखो सैलरी बाद में दूंगा, पहले वो तो बन जाओ मैनेजर। देखो जो ये है कैप है, ये कैप अलग से कहीं से बनकावेगा, इसके बाद में देखो जैसे ये है, ये और कहीं से बनकाएगा, जो इसके अंदर नोक है वो कहीं और से बनेगा, क्योंकि फैक्ट्री में हर आदमी का काम क्या रहे है, अलग अलग रहे है। अब जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें पहले लिख दूं, मैं एक को तो मैंने दिया किसका, कोई है तुम में से एक को मैंने चुना जो कैप बनाने का काम, और भैया मैंने फरान को कैप बनाने का काम दे, अपना काम बाखूबी कर रहा है, इसने रोज बना रहा है 500 कैप, ठीक है। एक को दिया मैंने नोक बनाने का काम, क्या नोक, एक को मैंने दिया नोक बनाने का काम, नो समझो नोक बना रहा है कितनी 700, यानी जिया बना रही है नोक 700, जिया ने नोक 700 बना दी। इसके बाद में अब एक को रिफिल बनाने का काम देते हैं, रिफिल बनाने का काम है, एक ने बनाई 800, ठीक है। अब एक को और कुछ काम देवे, एक को देवे इसके पूरे जो है ना ये, हाँ पूरा यानी खोल बनाने का, तो यानी किसे क्या बोल लेंगे,
मैं खोल लिख रहा, खोल बनाने का काम। एक को दिया मैंने कितना, यू बनने 300, यानी ये बना रहा राशिद, ये सबसे हरामी है ना, तो ये बना रहा है क्या, ये बना रहा है राशिद। अब नु बताओ, एक पूरा इससे पूरा एक मार्कर बनकर तैयार हो रहा, क्या हो रहा है इससे, एक मार्कर बनना ना बनना इससे पूरा एक मार्कर, ठीक है। तो तुम मुझे कोई बता सको कि कितने मार्कर बनने होंगे एक महीने के अंदर या एक दिन के अंदर कितने मार्कर बनने होंगे? यूँ सारा काम एक दिन में तैयार हो रहा था, एक दिन में कितने मार्कर बनने होंगे हैं? 300 के साथ कौन कौन है? 800 के साथ 800, 300 के साथ 2 जने बस। हाथ उठाओ जो 300 के साथ है। खुशबू तो 300 के साथ ना है? चल तेरे हिसाब से कौन से बनने होंगे भाई? एक तरह से आदमी का सबका अलग अलग लॉजिक है ना, कोई किसी हिसाब से सोच सके। चल बता बाबू, तेरे हिसाब से कितने बनने होंगे? हाँ 300। बाकी 300 वाले कितने, एक बार हाथ उठा लो। जुनेद तू ना 300 के साथ है तो बेवकूफ़ों नु बताओ, अगर एक पूरा मार्कर बनने का तो पूरा मार्कर बनने में 300 तो मार्कर बनने हो, क्योंकि बाकी तो और चीज़ तो बेकार है। अगर 500 कैप बना रहे, अगर पूरा कैप बना दिए, अगर हमने 300 कैप बना रखे, 500 कैप बना दिए, तो हमें 300 कैप की तो जरूरत है, क्योंकि 300 क्या बनने, यहाँ से 300 रिफिल लेंगे, यहाँ से 300 नोक लेंगे, 300 रिफिल लेंगे और 300 के लेंगे खोल। तो पूरा मार्कर तो एक महीने में यानी एक दिन में कितने बने? 300। अब आ जाओ, ये तो हमारी मैनेजर बनने वाली बात थी। ओए चुप हो जाओ, ये हमारी क्या थी, मैनेजर बनने वाली बात थी। लेकिन हम असली टॉपिक पर आते हैं, क्या लिखा हमने। जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण हो जाती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? सरल अभिक्रिया। जैसे हमने चटकनी दबाई और हमें अभिक्रिया पूरी होगी, ये भी तो एक अभिक्रिया है ना, चटकनी दबाई एक अभिक्रिया पूरी होगी। लेकिन जो अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में पूर्ण होती है, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। तो बताओ, ये जटिल अभिक्रिया का उदाहरण बना नहीं बना भाई? अगर हम देखो, पहले हमें कैप बनाना पड़ेगा, फिर नोक बनानी पड़ेगी, फिर रिफिल बनानी पड़ेगी, फिर क्या बनाने पड़ेगा हमें? खोल। तो बताओ, एक जटिल अभिक्रिया है ना। अब दूसरा देखो क्या इसने, सरल अभिक्रिया की कोटि तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सरल अभिक्रिया एक पद में और इसकी कोटि आसानी से ज्ञात हम कर लेंगे। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आया, परंतु जटिल अभिक्रिया की कोटि उस पद पर निर्भर करती है जिसका वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। तो तुम मुझे बता सको कि हाँ, इस वाली अभिक्रिया में हमें किस पे काम करने की जरूरत है? यहाँ से जटिल अभिक्रिया की कोटि कहाँ से ज्ञात करेंगे हम इसमें से? हाँ 300 पे, क्योंकि सबसे कम पद क्या हमारा? 300। बस मैं तुम्हें इस चीज को समझाना चाह रहा था कि सरल अभिक्रिया की कोटि तो आसानी से ज्ञात कर ले, क्योंकि एक पद मोरी, परंतु जटिल अभिक्रिया की कोटि उस पद पर निर्भर करती है जो क्या होगा, जिसका वेग सबसे कम होगा। सबसे कम किस पे काम हो रहा? खोल बनाने पे काम हो रहा। तो सबसे कम यानी इसकी अभिक्रिया की कोटि कहाँ से निकलेगी? फिर हम इस वाले पद से जो सबसे ज्यादा कम पद होगा। अब जब तुम्हारे सामने रासायनिक अभिक्रिया आएगी तो तुम फिर आराम से उसमें नहीं करने के कि भैया हमारे समझ में ना आया, क्योंकि तुम्हें पता है कि सरल जो भी सबसे कम होगा, फिर अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करेगी? यानी सबसे कम वाले पद पर निर्भर करेगी ना करेगी। और इस अभिक्रिया की कोटि को क्या कहेंगे भैया? पूरी को क्या कहेंगे? इन अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? जटिल अभिक्रिया। आगे समझ में? पक्का बिल्कुल। तो फिर अगर इसमें क्या होगा, सबसे कम पद यानी सबसे जिसका वेग सबसे कम है, किसका वेग कम है? 300 का, यानी खोल का। और इस पद को ही क्या कहेंगे? वेग निर्धारक पद कहते हैं। तो कभी कभार बाबू पूछ ले कि वेग निर्धारक पद किसे कहते हैं? जो इस पद का मान सबसे कम होगा उसे क्या कहेंगे हम? वेग निर्धारक पद कहेंगे। अब भैया मुझे है नहीं, अगर सपोज करो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मैनेजर हूँ, अगर मुझे पता चला कि भाई खोल कम बनने, तो मैं किससे जाकर डायरेक्ट हूँ? अब मैं ना तो कैब बनाने वाले को, ना तो मैं फरहान को कहूँगा, ना मैं जिया को कहूँगा, ना मैं जुनेद को कहूँगा, मैं किसे कहूँगा जाके? राशिद कहूँगा कि भैया तू सही से काम नहीं कर रहा, क्या तो तेरी सैलरी खत्म या तू ही खत्म। तो क्या करेगा यूँ? अपना काम क्या करेगा? बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? तो अपना काम क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा। तो हाँ, तो नौकरी छोड़ दे, तेरे नौकरी वाले बेरोजगार आजकल बहुत घूम रहे, छोड़ दो, इसकी मर्जी है। तो ध्यान रखना, सरल और जटिल अभिक्रिया समझ में आ गई? पक्की बात है? अब टाइम है ना? अब टाइम ना? हाँ ठीक है। अब आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक कल से।